नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 12 सालों के बाद सरकार को आखिरकार महसूस हो रहा है कि सिस्टम में जो बैठे हुए गद्दार गैंग के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी कि इन लोगों के विदेशी एजेंडे को फेल करना है, इनके विदेशी लॉबिंग को फेल करना है। यहां पर बैठे हुए ये लोग कैसे कांग्रेस और लेफ्ट के इशारे पर काम करते हैं उसका अकाउंट फ्रीज करना है और इनके विदेशी दौरों को भी प्रतिबंधित करना है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है इनको नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज इनसे मांगना है। ये पूरे देश के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिसके कारण कुछ इस्लामिक पार्टियां उभर कर आ गई है कि नहीं पूरे देश में चुनाव लड़े या न लड़े, इन इस्लामिक किलेबंदियों में अगर चुनाव लड़ते हैं तो 10 सीटें तो आ जाएगी। कोई रीजनल पार्टी अपने स्टेट में जहां पर मुसलमानों ने कुछ क्षेत्रों को ऐसा बना दिया है जैसा वहां पर किसी हिंदू को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना केवल हारने के लिए ही लड़ना पड़ता है, वहां पर कोई और जीत ही नहीं सकता मुसलमानों के अलावा। ये केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक, बिहार से लेकर बंगाल तक अलग अलग जगहों पर ऐसे इस्लामिक किलेबंदी बना गई है और उस डेमोग्राफी को भी बदलना है। इसलिए सारे फैसले एक एक करके लिए जा रहे हैं। परेशानी इन लोगों की हो रही है। ये पासपोर्ट विवाद सामने आया और पासपोर्ट जब्ती अभियान भी सामने आ गया। अचानक से विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है कि पासपोर्ट नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है। यानी कि आपके पास पासपोर्ट है तो आप ये नहीं कह सकते कि देश के नागरिक हैं। किसी भी व्यक्ति जो विदेशी भी है या यहां रिफ्यूजी की तरह रह रहा है, जो लीगल सिटीजन नहीं है, उनको भी पासपोर्ट इशू करवाया जा सकता है। ऐसी अवधारणा है। आपके पास नागरिकता है तो फिर पासपोर्ट इशू होगा। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यह साबित नहीं कर सकते कि आप इस देश के नागरिक ही हैं। मतलब पासपोर्ट को एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाया गया और लीगल स्टेटस के तौर पर नागरिकता की बात की गई और इसी बात को लेकर हंगामा चलने लगा। और अब सामने आ रही है दूसरी खबर कि अब तो पासपोर्ट जब्ती अभियान भी चलाया जा रहा है। पासपोर्ट जब्त किए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हुई और उसके बाद जो हंगामा इन लोगों ने किया, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों ने, और उस हंगामे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से भी एसआईआर की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई और एसआईआर होने के बाद जो दिखने लगा कि वोटर आईडी कार्ड किसके किसके पास है, किसका हटना चाहिए, कौन घुसपैठिए है, कौन फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनाए हुए है, अलग अलग जगहों पर बनाए हुए है, डुप्लीकेट वोटर कितने हैं, ये सारी बातों का पर्दाफाश हुआ। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स एसआईआर की प्रक्रिया में ये जो वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले लोगों की थी, वो भी सरकार के पास आ गई। एआई का कमाल है कि उससे धीरे धीरे ये पता चलने लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, अभी तक जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए कि 6 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, अभी तक जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब इन 6 करोड़ लोगों में से एआई की मदद से देखा गया कि इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से तो हटाया गया, लेकिन इनके पास और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी कि क्या इनका पासपोर्ट भी इशू हुआ है, निर्गत किया गया है और ये विदेश जाने की तैयारी भी उसी पासपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं। जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसके बाद पासपोर्ट क्यों होना चाहिए? आप फिर दूसरा दस्तावेज लेकर आइए, रिन्यू करवाइए उस पासपोर्ट को। यही मामला सामने आया और फिर से हंगामा शुरू हो गया क्योंकि इसमें एक बड़े पत्रकार फंस गए पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में द टेलीग्राफ, ये ऐसा अखबार, आनंद बाजार पत्रिका का ये ऐसा अखबार जो कि अपने एंटी मोदी, एंटी नेशनल स्टैंड के लिए जाना जाता रहा है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है। मीडिया में जो बार बार बातें चलती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि वो मीडिया हाउसेस
जिसको लगता है कि सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ और देश के खिलाफ उससे जुड़े हुए मुद्दे, राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, कहेंगे कि राष्ट्रवाद के नाम पर सबको देशद्रोही साबित किया जा रहा है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहे जाने वाले ये मीडिया हाउसेस यही कहते हैं कि नहीं, हम तो सरकार के खिलाफ खबर लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब इन लोगों ने अपने अनुसार अपनी अवधारणा बनाई है। यानी सरकार विरोधी खबरें करनी है तो सरकार एक ही तो नहीं है। या अगर सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है, पीएम मोदी हैं, तो स्टेट लेवल पर भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। यानी जहां पर सरकार पहले ममता बनर्जी की थी, वहां आपको ममता बनर्जी के खिलाफ भी खबर करनी चाहिए। जहां अभी सरकार कांग्रेस की है, चाहे तेलंगाना हो या फिर उसके बगल में ही कर्नाटक हो या फिर केरल हो, उन जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ खबर भी करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आपको कांग्रेस के खिलाफ भी खबर करनी चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी सरकार थी, 500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट बजट, लेकिन आपको आम आदमी पार्टी के खिलाफ खबर नहीं मिलती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 80% मीडिया हाउसेस ये देख रहे हैं चुनाव आने वाला है तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खबर करेंगे, तो ये 5-6 महीने के दौरान करोड़ों का जो हमें एडवर्टीजमेंट मिलेगा वो केजरीवाल ब्लैक लिस्टेड कर देगा। तो इसलिए उन खबरों को छुपाए रखोगे। काहे का एंटी एस्टेब्लिशमेंट? एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब तो यही होता है कि अगर केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार के खिलाफ अगर खबर कर रहे हो तो राज्यों में जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, जो केंद्र में विपक्ष में बैठी हुई है, उनके खिलाफ भी खबर करनी चाहिए। आप छिपा के नहीं रख सकते कि कांग्रेस शासित प्रदेश में चोर लुटेरों का सरकार हो, स्कैम होता रहे, लेकिन उसके खिलाफ खबर नहीं करेंगे। सिद्धारमैया के खिलाफ खबर नहीं करेंगे भूमि घोटाले में। यह खबर नहीं करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे और उनके दूसरे बेटे, इन लोगों ने कैसे करोड़ों करोड़ की जमीन हड़प ली, उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे, बल्कि आप एक विशेष पार्टी को टारगेट करेंगे। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि एंटी नेशनल है। और ऐसे ही एक पत्रकार जो अभी रडार पर आए, आर राजगोपाल, ये टेलीग्राफ के एडिटर हुआ करते थे 2016 से 2023 तक। अरे 2016 में जब एडिटर बने थे, एडिटर इन चीफ टेलीग्राफ के, और उस समय इनके दिमाग में क्या चला, इनको कई बार ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया कि कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो। जब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको जब राज्यसभा भेजा गया था, फ्रंट पेज पर ऐसी खबर की कि जैसे जुडिशियरी कंप्रोमाइज हो चुका है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इनको भेजा गया था नोटिस। उसके बाद भी कोविड को लेकर इन्होंने ऐसे मखौल उड़ाया, उस समय भी पीसीआई की तरफ से नोटिस भेजा गया था। हालांकि आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये सारे पत्रकार जो बुजुर्ग पत्रकार हैं, जो वामपंथियों का गढ़ बताया जाता है, ये सारे अब राजगोपाल के समर्थन में हैं, क्योंकि उनके ऊपर गाज गिरी हुई है। ये सारे कांग्रेस और लेफ्ट के पत्रकार जो विदेश दौरों पर जाते हैं और वहां से विदेशी एजेंडे लेकर आते हैं और भर के पैसे लेकर आते हैं, इन लोगों के विदेश यात्रा पर ही बैन लगने वाला है। आर राजगोपाल वही हैं जिन्होंने 2016 में जब इन्हें बनाया गया था एडिटर इन चीफ, तो एक बड़ी खबर चली थी। उस समय स्मृति ईरानी हुआ करती थी एचआरडी मिनिस्टर, यानी शिक्षा मंत्री थी, और विवाद चल रहा था यूनिवर्सिटी का। उसमें रोहित बोमिला का विवाद था और जेएनयू में ये आजादी गैंग भी चल रहा था। पार्लियामेंट के अंदर ये स्मृति ईरानी ने अपनी बातें रखी थी कि किस तरीके से नैरेटिव बदला जा रहा है और कॉलेज यूनिवर्सिटी को केवल पढ़ाई के लिए जो उपयोग किया जाना चाहिए, राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। और ये एंटी नेशनल गैंग वहां पर एक्टिव हो गए, सुपर एक्टिव मोड में हो गए। और टेलीग्राफ ने एक खबर की और उसमें फ्रंट पेज पर खबर डाली, एंटी नेशनल, यानी स्मृति ईरानी को लेकर ये खबर थी। विवाद बड़ा हुआ था और ये फेमस भी हुआ था। लेकिन आज वही राजगोपाल एडिटर नहीं है टेलीग्राफ के, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन परेशानी बढ़ी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में इनका वोटर लिस्ट से नाम हट गया।
अब नाम जब हट गया तो उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। पुलिस ने इनको कॉल किया, नोटिस जारी की कि अब आप आइए पुलिस स्टेशन और आपने जो पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करवाया है उसमें आप दस्तावेज लेकर आइए। 2 नोटिस जारी की गई, तीसरी बार वो गए, थाने में गए तो वहां पर पूछा गया कि आप कोई दस्तावेज लेकर आए हैं। उन्होंने कहा दस्तावेज तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वोटर लिस्ट से एसआईआर की प्रक्रिया के समय हमारा नाम कट गया। अब नाम कट गया वोटर लिस्ट से तो उसके बाद दूसरे दस्तावेज कौन? क्योंकि पुलिस ने कहा दस्तावेज दीजिए। इन्होंने पूछा कि कौन से दस्तावेज, तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि आप वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हुआ होगा तो वोटर आईडी कार्ड लेकर आइए। अब ये फंस गए और ये चिल्लाने चीखने लगे कि मेरा तो पासपोर्ट ही जब्त हो गया। कांग्रेस की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वामपंथियों की तरफ से सरकार के ऊपर सवाल पर सवाल दागे जाने लगे कि अब तो पत्रकारों का, अब तो बड़े बड़े लोगों का पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया का इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। ये राजगोपाल ने कहा कि हम अपनी बेटी के पास जाना चाहते थे, वहां एक शादी थी, लेकिन हम अमेरिका नहीं जा पाए क्योंकि पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं हो पाया। आप वहां जाते, किससे मिलते ये तो पता नहीं, लेकिन जो लीगल प्रक्रिया है, कानूनी तरीके से पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो तो दिखाना पड़ेगा। ये कागज नहीं दिखाएंगे वाला गैंग के साथ रह के इन लोगों ने भी सोचा नहीं नहीं हम तो कागज दिखाएंगे ही नहीं। चिल्ला चिल्ला कर सब लोग बोल रहे हैं। विवेक टंका जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के ही, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखिए, अगर हमसे कोई मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगे तो हम कहां से लाएंगे? हमने तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसे जमा कर दिया है। हमारे पिताजी का मांगे हम कहां से लाएंगे? लाना तो पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर सबमिट किया है तो वहां से भी लेकर आना पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। दस्तावेज तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक सागरिका घोष सामने आ गई, वो भी पत्रकार रही हैं। तो ऐसी स्थितियों में सबके साथ समस्या ऐसी बढ़ी कि इनको डर लगने लगा कि एक वोटर लिस्ट से नाम गया, उसके बाद पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए इनको थाने में बुलाया गया। ये सब कमाल है डॉक्यूमेंट्स के चेकअप का। और अभी चुनाव आयोग ने कहा 6 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गया है और उन सब के लिए पासपोर्ट का एड्रेस चेक किया जाएगा। जिनका 2-2 जगह, 3-3 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम था, उनमें से भी ये बोला जाएगा कि आपने जो एड्रेस दिया था वोटर लिस्ट में और उसके ऊपर जो आपने पासपोर्ट बनवाई थी उस एड्रेस से ये अब कैंसिल हुआ, अब नया लेकर आओ। तो स्थिति इन लोगों के लिए प्रतिकूल हो गई है, परेशानियां बढ़ी है, हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं क्योंकि गद्दार गैंग को निपटाने के लिए अमित शाह ने पूरा प्लान बनाया। ये केवल पासपोर्ट की बात नहीं है, आगे आपको और दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इस्लामिक किलेबंदी जो चल रही है उसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया तो शुरू होगी। 2/3 बहुमत दोनों सदनों में, इसका मतलब ही है डिलिमिटेशन वाले बिल सामने आएंगे और फरवरी से ये दूसरे चरण का सेंसस शुरू होगा। अभी तक जो सेंसस हुआ उसमें घरों की गिनती की गई और उसमें सामान्य दस्तावेज लिए गए कि इस घर में आप रहते हैं, ये घर है, मकान है। अगर एक बिल्डिंग में एक ही व्यक्ति के नाम से 4 फ्लैट है, चारों में अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो एक ही घर माना जाएगा और उस घर में अलग अलग फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं सिर्फ उसका नाम देना पड़ेगा। लेकिन अब जो जनगणना होगी उसमें सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कल्चरल यानी सांस्कृतिक स्थिति, जातीय स्थिति और साथ ही सारे दस्तावेज लिए जाएंगे कि कहां कहां फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये जो जनगणना की रिपोर्ट और उसके साथ किन किन जगहों पर कल्चरल स्टेटस क्या है, कैसे सांस्कृतिक बदलाव किया है, डेमोग्राफी चेंज किया है, उसके निपटने के लिए पॉलिटिकली डिलिमिटेशन यानी कि जहां 70% मुसलमान बैठे हुए हैं उस क्षेत्र को 25-30% मुसलमानों वाला बनाया जाएगा। 3 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग लोकसभा, अलग अलग विधानसभाओं में उसे तोड़ा जाएगा ताकि एक सीट ऐसा रिजर्व न रहे। ये जिस तरह की स्थिति है कि बिहार में 1-2 सीट ऐसे हैं सीमांचल के जहां पर मुसलमान ही जीत सकता, बंगाल में 8 सीट ऐसे हैं जहां मुसलमान ही जीत सकता लोकसभा की, हैदराबाद में ओवैसी का कब्जा इसलिए है क्योंकि वहां पर 60% से ज्यादा मुसलमान।
ये कई जगहों पर ऐसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक के हर जगह पर एक दो ऐसे इस्लामिक किलेबंदी हैं जहां किसी और के लिए प्रवेश वर्जित है। वो इस्लामिक किलों में दरवाजा बंद करके रखे हैं कि गैर मुसलमानों के लिए यहां पॉलिटिकल एंट्री पर बैन लगा हुआ है, उसको तोड़ना है उस दरवाजे को, और इसलिए डिलिमिटेशन की जरूरत है और उसके लिए तैयारी चल रही है। मतलब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम, ये सिस्टम में बैठे लोग, इन लोगों ने जो चालाकी की थी, धूर्तता की थी, अब वो पहचान में आया और एसआईआर के बाद एनआरसी और अभी सेंसस और साथ ही इन सब लोगों के दस्तावेजों की जांच से ऐसा लग रहा है कि एक साल के अंदर इन सब लोगों की ये जो विदेशी फंडिंग जैसे एफसीआरए में बदलाव किया जा रहा है, उसका भी टारगेट यही है जिसके लिए केसी वेणुगोपाल, अभी राहुल गांधी धीरे धीरे सामने आ रहा, लेकिन केसी वेणुगोपाल रोज ही इसके ऊपर, इसके खिलाफ में, अमेंडमेंट के खिलाफ में बयानबाजी करते हैं कि संसद सत्र के समय इसके अमेंडमेंट का हम विरोध करेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या नहीं है, विरोध करोगे, बिल पारित होने से रोक नहीं पाओगे। अब वो स्थिति नहीं है, अब तो 2/3 वाले बिल भी ऐसे ही पारित होंगे। इसलिए इस पूरे सिस्टम में बैठे इन लोगों की चालाकी, धूर्तता पकड़ी गई तो अब ये छटपटा रहा है। अभी छटपटाना और जारी रहेगा, संसद सत्र का इंतजार कीजिए, उस समय ये लोग फिर से हंगामा करेंगे और फिर से एक नए नैरेटिव तैयार किया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।